कहा जाता है कि जब आप किसी को मारना चाहें, उसे समाप्त करना चाहें और मार न सकें तो उसकी चरित्र हत्या की जाती है, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन, कि लोग उसे लेकर संदेह करने लगें और एक बार जब संदेह पैदा हो जाए तो मारना आसान हो जाता है, कई बार मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पिछले सालों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और मोदी सत्ता के बीच कई बार ऐतिहासिक तनाव की स्थिति बनी। एक बार तो इतनी बनी कि सुप्रीम कोर्ट से निकलकर 4-5 जज मैदान में आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। ज़्यादातर समय तनाव को पैदा करने के लिए IT सेल के छर्रों का प्रयोग किया गया, बदला लेने के लिए। इसी के तहत IT सेल के गुर्गों ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को, उनके परिवार वालों को निशाना बनाया, खूब गरियाया। और नई नवेली घटना को याद करें तो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, जो कि गुजराती जोड़ी के बहुते दुलारे हैं, उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस CJI खन्ना को लेकर बेहद अभद्र टिप्पणी की। ये टिप्पणी इतनी ज़्यादा अभद्र थी कि चीफ जस्टिस ने इसे लेकर कोई सुनवाई या एक्शन लेने से भी मना कर दिया। कह दिया कि ये अज्ञानी लोगों का काम है, इनके बोलने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। तो जब भाजपा सांसद ने चीफ जस्टिस खन्ना को देश भर में हो रहे गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार बताया तो ये यूं ही नहीं था, इसके पीछे वही रणनीति है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसी दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर बहुत कुछ बोला जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अंग्रेजी अखबार में जो रिपोर्ट लिखी गई थी उस हमने आपको बताया था, दिखाया था कि कैसे जगदीप धनखड़ की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि वो चद्दर से बाहर पांव फैलाकर बोल रहे थे। अब उसी कड़ी में देश के राष्ट्रपति को भी लाकर खड़ा कर दिया गया है। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सत्ता द्वारा बनाए गए राज्यपालों, जो विपक्ष की राज्य सरकारों को लगातार डिस्टर्ब करते हैं, कई राज्य सरकारें तो सुप्रीम कोर्ट गई। मोदी शाह के बनाए राज्यपाल लगातार विपक्षी सरकारों को कार्य नहीं करने देते, विधानसभाओं से पास किए गए बिलों को मंजूरी नहीं देते, उसे तशरीफ के नीचे दबा के बैठ जाते हैं। अब इससे राज्यों का नुकसान होता है और फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को किसी पार्टी के एजेंट के रूप में, यानी राजनीतिक द्वेष में काम नहीं करना चाहिए। मैं शब्दशः नहीं बता रहा हूं, बल्कि भाव बता रहा हूं। तभी से पूरी की पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। और आप तो जानते ही हैं, भाजपाई और RSS की विचारधारा वाला आदमी किसी भी न्यूट्रल पोस्ट पर हो, वो न्यूट्रल नहीं रहता है। जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही नहीं रह पाए, तमाम तरीके की बातें उन्होंने बोल दिया। उस वक्त राष्ट्रपति शांत थीं, जैसे कि ज़्यादातर मामलों पर रहती हैं, मगर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों की लिस्ट भेज दी है और इस लिस्ट में एक से बढ़ के एक सवाल हैं। कई सवाल तो ऐसे भी हैं जिनके स्पष्ट जवाब देश की जनता, ज़्यादातर जनता को भी मालूम है, जिन्होंने संविधान को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 14 सवालों को आपके सामने रखेंगे। साथ ही चर्चा ये भी होगी कि हमारे 56 इंची विश्वगुरु किसी पद की गरिमा को रहने देंगे या नहीं, क्योंकि अपने पद की गरिमा को तो अपने ही हाथों से दिन रात धूमिल करते हैं, बाकी पदों को भी नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया पर इस मामले में कई वीडियो नजर आए, मगर कहीं भी विस्तार से सभी सवालों को चर्चा में नहीं लिया गया जो मैंने देखा। इसलिए चूंकि पहले भी मैंने इस मामले पर विस्तृत चर्चा किया है, तो इच्छा हुई कि क्यों न अपने दर्शकों को इस घटनाक्रम के आगे पीछे की पूरी कहानी विस्तार से बताई जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लोग पूछते हैं ना कि 75 साल में क्या हुआ, 78 साल में क्या हुआ, तो सच में उन लोगों ने वो सब कुछ कर दिया जो पिछले सालों में नहीं हुआ था। ये सब भारतीय लोकतंत्र का बंटाधार करने वाली चीजें नजर आ रही हैं। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति को लेकर कुछ अन्य घटनाओं का भी जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। आपको मालूम है कि एक न्यूज एजेंसी ने लोकहित इंडिया नाम के आपके इस चैनल पर 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल बंद हो सकता है। अभी इसे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस GST का भारी भरकम रकम चुकानी है, जो कि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि अपनी आवाज़ को बचाए रखने के लिए, इस चैनल को बचाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छानुसार आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि हम लगातार उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। और हमारे साथ कोई राजनीतिक दल या धन्ना सेठ भी नहीं है, क्योंकि हम उनका काम नहीं करते, उनसे सवाल करते हैं जो गोदी मीडिया के दलाल नहीं करते हैं। बहरहाल, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आखिर हमारे 56 इंची विश्वगुरु तमाम संवैधानिक पदों का कितना बंटाधार करवाएंगे। कोई कुछ भी कहे, माने न माने, मगर इतना तो तय है कि मोदी सत्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी हो या इनकी सरकार, गुजराती जोड़ी की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता नहीं हिलता। तो इस बात को कतई स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जो बोल रहे थे उसमें पार्टी की रजामंदी नहीं है, सरकार की रजामंदी नहीं है, या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो बोल रहे हैं उसमें गुजराती जोड़ी की रजामंदी नहीं है, या फिर उनके आदेशों के खिलाफ ये सब हो रहा है। हुजूर
हुजूर ने अपने पद की गरिमा तो कभी नहीं रखी। जरा कल्पना करिए, प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो रहे हैं और आज तक एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं हुई। ये कितने शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जिसे वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे मैं लोकतंत्र की अम्मा कहता हूं, यानी लोकतंत्र की अम्मा का बेटा लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता को भी पूरी नहीं कर सकता, सवालों के जवाब नहीं देता, सवालों से भागता है वो भी दुम दबा के, और सवाल करने वालों के मुंह में डंडा ठूस देता है। ये अलग बात है कि डंडा ठूसने के तरीके कई सारे होते हैं, कभी FIR करके, कहीं चैनलें बंद करवा के और कहीं अलग अलग तरीका। आज 11 साल की मोदी सरकार के बाद लोग पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों याद करते हैं? इसलिए क्योंकि वो विदेश यात्रा पर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि क्या करने जा रहे हैं और आने के बाद बताते थे कि क्या करके आए हैं। मगर अब हमें क्या पता चलता है? अब हमें मिलती है वीडियो और फोटो। महामानव जहाज के ऊपर खड़ा हो गए और खड़े होकर हाथ हिलाते हैं, उतरते हैं, फिर हाथ हिलाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, किसी विदेशी नेता के कंधे पर हाथ रख लेते हैं या रखवा लेते हैं, किसी के गले लग जाते हैं, किसी के गले पड़ जाते हैं, किसी से हंस के बतिया लेते हैं, फिर चंगू मंगुओं को जुटाकर ढोल बजवा लेते हैं और गोदी मीडिया तथा अन्य भक्त इसी को लेकर खुश हो जाते हैं। दरअसल ये सारी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ उन सवालों को छिपाने के लिए होती है कि क्या करने गए थे और क्या करके आए हैं। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तो पूरे हिंदुस्तान को ये मालूम हो गया है कि हुजूर विदेश में क्या करने जाते थे और क्या करके आते थे। सोचिए, हमारे मित्र देशों में से भी कोई खुलकर हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि कई देश तो हमारे विरोधी के साथ खड़े हो गए। जिस चीनी राष्ट्रपति के साथ हुजूर ने गुजरात में बैठकर झूला झूला, खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में वो आ गया। जिस तुर्की को हमने उसके गाढ़े वक्त में साथ दिया, मदद पहुंचाई, उसके लोगों की जान बचाई, वो तुर्की भी भारतीयों की जान लेना चाहता है और ले रहा है। बाकी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिकी हथियार भी प्रयोग किए, चीनी और तुर्की हथियार भी प्रयोग किए। हम भी इंतजार करते हैं कि कब इनके राष्ट्रवादी लोग इन 3 देशों के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम मामले से भटक तो नहीं रहे। टेंशन मत लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उद्देश्य से भटक बिल्कुल नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हुजूर ने कैसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया और करवाया। हम पिछले कई साल से लगातार सत्ता से सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें यही लगता था कि हमारे देश के मुखिया तो यह है, लेकिन हमारे इस भरोसे का कत्ल हुआ तब हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उनके लोगों ने किया। और आए दिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत को बेइज्जत कर रहे हैं, यकीन मानिए विश्वगुरु तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के सामान्य नागरिक जिम्मेदारियों पर भी संदेह पैदा होने लगता है। यकीन नहीं होता कि इस तरह से कोई व्यक्ति भारत को बदनाम कैसे होते हुए देख सकता है। हुजूर लगातार अलग अलग भाषणों में या तो झूठ बोलते हैं या फिर आधी अधूरी जानकारी शेयर करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, कहीं मुजरा, कहीं करोड़ों की गर्लफ्रेंड तो कहीं जर्सी गाय जैसी घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी अपने पद की गरिमा को खुद ही नस्तनाबूद किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो लगातार भाजपाई विचारधारा की तरफ से बैटिंग करते हैं, उन्होंने अपने पद की गरिमा को तार तार किया और अब शायद इसी कड़ी में राष्ट्रपति को भी खड़ा कर दिया गया है। अभी वाले मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल जब दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए पहुंचा, तो देश के कई मुस्लिम संगठन के लोग राष्ट्रपति को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि महामहिम इस बिल पर अपनी मुहर लगाने से पहले, यानी हस्ताक्षर करने से पहले, मंजूरी देने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मगर ध्यान रहे, ख्याल रहे, सनद रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया गया। यानी देश की 15% आबादी, 20 करोड़ मुसलमानों के चिंताओं को सुनने के लिए हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास समय नहीं है। उनकी बात को स्वीकारना अस्वीकार कर देना यह अलग की बात है, मगर कम से कम सुन तो लिया जाता। सुन लेने से क्या बिगड़ जाता? क्या यह जरूरी नहीं था कि लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी की आवाज को सुन लिया जाए, उनके भीतर एक भरोसा हो कि उन्हें सुनने वाला भी कोई है? मगर नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से देश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति की तरफ से कोई पहल नजर नहीं आती। दूसरों के मामलों को तो छोड़िए, नई संसद बिल्डिंग को लेकर चाहे आधारशिला की बात हो या फिर उद्घाटन की, राष्ट्रपति को दूर रखा गया। जबकि सर्वे सर्वा वही है, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अपने को लेकर भी कुछ नहीं बोला, अपने अधिकार और अपने मान सम्मान को लेकर भी कुछ नहीं बोला। मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि समयबद्ध तरीके से फैसला लीजिए, तो एक मुश्त सबको बुरा लग गया। दरअसल राज्यपालों का चयन केंद्र में बैठी सत्ता करती है और पिछले कई साल से देखा गया कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल के माध्यम से गुजराती जोड़ी उन सरकारों को परेशान करती है, कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। यही कारण है कि पंजाब से लेकर केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे तमाम राज्य बार बार परेशान रहे, अदालत
अदालतों तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे और तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अपने ऐतिहासिक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति समयबद्ध तरीके से फैसला लें, असीमित समय तक चीजों को रोक कर नहीं रखा जा सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से यह भी कह दिया कि अगर राष्ट्रपति की तरफ से निष्क्रियता दिखाई जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, यानी अदालत जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। फिर क्या था, उस दिन से लेकर आज तक भाजपा इस सिस्टम में आग लगी हुई है। एक के बाद एक लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कितनी सामान्य सी बात है कि आखिर राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, इन्हें समयबद्ध तरीके से फैसला क्यों नहीं लेना चाहिए। आखिर कितने साल तक ये लोग बिलों को लटका कर रखना चाहते हैं। क्या राष्ट्रपति बताएंगी कि उन्होंने मोदी सत्ता द्वारा पास किए गए कितने बिलों को कितने दिनों तक लटकाया। वहां तो कुछ घंटों में ही हस्ताक्षर हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है, और भयंकर तरीके से विवादित बिलों को भी मंजूरी मिल जाती है जिन्हें जनता स्वीकार नहीं करना चाहती, मंजूरी दे दी जाती है। राज्यों के मामले में लटकाकर क्यों रखना है। बहरहाल सवाल यही है कि आखिर क्या भारत के राष्ट्रपति मामलों को लटका कर रखना चाहती हैं, समय से काम नहीं करना चाहती। क्या इससे देश का और देश की जनता का नुकसान नहीं है। आइए अब उन 14 सवालों को देख लीजिए जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं। पहला सवाल कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या है। यानी किसी राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक आता है मंजूरी के लिए तो राज्यपाल क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या विकल्प हैं। तो आपको बता दें कि राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला तो ये कि वो स्वीकृति दे दें, दूसरा ये कि पुनर्विचार के लिए लौटा दें, और तीसरा कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दें विचार करने के लिए। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और सदन दोबारा पास करके भेज देता है तो उन्हें मंजूरी देनी ही होती है। अब क्योंकि हम कोई वकील नहीं हैं, न ही संविधान के ज्ञाता हैं, यह सिर्फ हल्की फुल्की जानकारी है जो हमने आपको दी है। वो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के मामले में विधेयक को दोबारा पास करके भेजा गया था, इसके बाद रोक कर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। दूसरे सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास कोई विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास जो भी विकल्प हैं उनका प्रयोग करते समय क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से राज्यपाल बाध्य है। यानी मंत्रिपरिषद जो कहेगा वो बात राज्यपाल को माननी ही होगी। वैसे यहाँ एक बात और बता दें, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, इन सारे पदों को औपचारिक पद माना जाता है। यानी एक तरह से आसान भाषा में कहें तो दिखावे के पोस्ट। ये जो भी फैसला लेंगे वो संबंधित सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह पर लेंगे, यानी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपना दिमाग लगाने लग जाएंगे तो चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाएगा। और आसान भाषा में इन पदों की अहमियत समझनी है तो याद करिए घर के बरामदे में बैठे उस बुजुर्ग को जिनको आते जाते लोग नमस्ते करते हैं। हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत फैसलों में नहीं होती, घर के फैसलों में नहीं होती, लेकिन सम्मान पूरा होता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोदी सत्ता खुद को तो चुनी हुई सरकार मानती है, लेकिन विपक्ष की सरकारों को चुनी हुई सरकार का अधिकार देना नहीं चाहती। आपने ध्यान दिया होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण जब भी होता है तो वो हमारी सरकार, मेरी सरकार इस तरह से कह के बात करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सरकार जो भी फैसला लेती है उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और राष्ट्रपति ही मुखिया है, यानी खाली हस्ताक्षर भर का मतलब होता है, सारे काम चुनी हुई सरकार करती है। तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। यानी क्या राज्यपाल अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं, अपने विवेक का यूज कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यानी राज्यपाल अगर कुछ कह रहे हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, क्या कर सकता है कि नहीं। अगला सवाल का अर्थ यह है कि क्या राज्यपाल के कार्यों के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू की जा सकती है। छठवां सवाल है कि क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। यानी सवाल किया गया है कि क्या भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। जब संविधान ने राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और तरीका नहीं बताया है तो क्या न्यायालय अपने आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू कर सकता है या प्रयोग करने का तरीका निर्धारित कर सकता है। आठवें सवाल में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के आलोक में क्या राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की आवश्यकता है। क्या ऐसे मामलों में राज्यपाल या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी होगी। यहाँ भाषा बड़ी सदी हुई है लेकिन सवाल बड़े कड़वे हैं। आसान भाषा में कहें तो पूछा गया है कि किसी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को किस तरीके से फैसला लेना है, क्या यह सुप्रीम कोर्ट से पूछकर किया जाएगा। नवा सवाल है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत
राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति के पहले ही यानी कानून बनने से पहले ही उस विधेयक की विषय वस्तु पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देना ठीक है? यानी राष्ट्रपति ने पूछा है कि तमिलनाडु के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की अनुमति के बगैर ही पूर्व तिथि से यानी जब से विधेयक को दोबारा पास किया गया तब से कानून बना हुआ मान लिया, तो पूछा गया है कि क्या यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की अनुमति से पहले ही उस विधेयक पर उसकी विषय वस्तु पर निर्णय देने लगे। अब यहाँ मेरे मन में सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विषय वस्तु पर यानी जो बिल अटके हुए थे उनके विषय वस्तु पर तो कोई निर्णय नहीं दिया। उसने निर्णय सिर्फ इसलिए दिया, इस मामले पर दिया कि विधेयक को कानून मान लिया जाए, क्योंकि राज्यपाल ने उसको रोक कर रखा था, लंबे समय से, सालों से लटका कर रखा था। बहरहाल अगला सवाल है कि क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून बन सकता है यानी कानून लागू हो सकता है? आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी पीठ के लिए ये जरूरी नहीं है कि पहले वो ये तय करे कि उनके समक्ष जो कार्रवाई हो रही है, जो भी सवाल है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल हों? ये वही सवाल है जो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उठा रहे थे। 13वां सवाल है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 निर्देश जारी करके आदेश पारित करने तक विस्तारित है, जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रतिक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या संगत है? इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कहां तक हैं? क्या वो निर्देश या आदेश पारित कर सकता है राज्यपाल और राष्ट्रपति को? 14वां सवाल आता है कि क्या संविधान अनुच्छेद 131 के अंतर्गत वाद के माध्यम को छोड़कर संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है? यानी कुल मिलाकर इन 14 सवालों का लबोलुआब ये है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या आपके पास यह अधिकार है कि आप राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश दें या आदेश दें कि हम समय सीमा से काम करें? क्या आप हमारे कार्यों की समय सीमा तय करने का अधिकार रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जब बिना राज्यपाल की अनुमति के तमिलनाडु के 10 विधेयकों को कानून बनाने की अनुमति दे दी, क्या ये ठीक है? जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेषाधिकार है पूर्ण न्याय का, और पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। मगर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है और सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा के भीतर ही काम करने को कहा था ना, ऐसा क्या कह दिया कि पूरा भाजपा इस सिस्टम बौखलाया हुआ है? खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि तीसरी बार सरकार में आए हैं तो 3 गुना गति से काम करेंगे, डबल इंजन की सरकार है तो 2 गुना गति से काम होगी। तो जब तेजी से काम करना ही है तो फिर तेजी से काम करने में दिक्कत क्या है? बिलों को लटका कर क्यों रखना चाहते हैं? इससे कौन सी तेजी आती है? कुल मिलाकर हमने पहले भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों, चाहे वो बुलडोजर पर रोक हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला हो यानी मस्जिद खोदो योजना पर रोक हो, या फिर वो वक्फ अमेंडमेंट का मामला हो, इन सारे फैसलों से विशेष विचारधारा के बीच विशेष बौखलाहट पैदा हुई है। इसलिए जहां भी अवसर मिल रहा है वहां ऐसे फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट को निशाना यानी टारगेट पर लेने की कोशिश हो रही है। हाँ, मगर इतना शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि राष्ट्रपति को भी इस जंग में उतार दिया जाएगा यानी लगा दिया जाएगा। हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो अपनी मर्जी से सवाल कर रही हैं या फिर केंद्र सरकार के कहने पर, मगर ये सवाल वही है जो केंद्र सरकार यानी मोदी शाह की जोड़ी को सूट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल मामले में जो फैसला दिया वो ऐतिहासिक है। चूंकि संविधान निर्माताओं को कभी महसूस नहीं हुआ होगा कि राष्ट्रपति का पद तो गैर राजनीतिक है, यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा से अलग होकर लोग बैठेंगे, जो बैठेगा वो न्यूट्रल होगा, सबको अपना बराबर का देखेगा, यहाँ तो कोई अपनी राजनीति नहीं खेलेगा। इसलिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित नहीं की होगी और आज के पहले शायद जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, किसी राष्ट्रपति ने ऐसा समय ही नहीं आने दिया होगा, और अब जब समय आया है तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। बहरहाल इन सब के बीच भारतीय लोकतंत्र और शक्तियों के बंटवारे का सवाल एक बार फिर से बड़ा होता जा रहा है। यूं कहिए कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर नए विवाद पैदा किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये ध्यान भटकाव योजना का हिस्सा भी नजर आता है। एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि अपने इस चैनल को बचाने के लिए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।